आवाज़ कम करो काना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आ गई हूँ मैं विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का अध्याय 2 लेकर। क्योंकि हम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार बनेंगे, सहायक रजिस्ट्रार बनेंगे इस एग्ज़ाम को देने के बाद। तो मैंने धारा 4 तक आपको करा दिया था, उसमें सिर्फ परिभाषाएं दी थी। ठीक है, धारा 1 में जो है संक्षिप्त नाम एवं विस्तार वगैरह के बारे में हमने बात की थी। फिर 2 और 3 में नॉर्मली है, निरसन है और वो काम का नहीं है। उसके बाद धारा 4 में परिभाषाएं हमने पढ़ी थी, उसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स दी थी। तो जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वो एक बार जाकर उनको विज़िट करें, उन परिभाषाओं को भी लर्न करें। आज हम पढ़ेंगे 1973 का अध्याय 2, जिसमें हम धारा 5 को बहुत अच्छे से समझेंगे कि विश्वविद्यालय के बारे में भी हमें पता होना ज़रूरी है। ऐसे करके मैं 2 दिन में ये पूरा विश्वविद्यालय अधिनियम ख़त्म करेंगे हम। ठीक है, तो धारा 5 जो है अध्याय 2 में किसकी बात हो रही है? तो यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, विश्वविद्यालय की बात हो रही है। राइटिंग पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें, सिर्फ मेरे शब्दों पर ध्यान दें। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ आपको उतना पढ़ना है, उतना समझ के चलना है, क्योंकि रटने से पेपर नहीं निकलने वाला है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओनली। ठीक है, तो धारा 5 जो है, आप पहले तो क्या करें, इसका प्रिंट आउट लेके पढ़ने बैठें जब मेरे साथ, तो इसका प्रिंट आउट ले लें। मैंने लिखा वही है जो उसमें लिखा हुआ है। इसका प्रिंट आउट इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि एक रहता है ना कि अपनी राइटिंग में अपने शब्दों में समझा पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो धारा 5 किसकी बात करता है? विश्वविद्यालय का निर्गमन। निर्गमन मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। ये तो मैंने इंग्लिश में बता दिया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। विश्वविद्यालय का निर्गमन मतलब कि कोई भी यूनिवर्सिटी कब कहलाएगी, कैसे बनेगी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो द्वितीय अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, सभा के सदस्य, कार्यकारी परिषद और विद्या परिषद के सदस्य मिलकर एक विश्वविद्यालय का गठन करेंगे। तो सवाल जो रेज होगा वो ये बनेगा कि यदि एक विश्वविद्यालय का गठन होता है तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो कौन कौन शामिल होते हैं? कुलाधिपति शामिल होते हैं, कुलपति, सभा के सदस्य, कार्यकारी परिषद और विद्या परिषद के सदस्य मिलकर एक विश्वविद्यालय का गठन करते हैं। इसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में बता दिया है, तो कि कॉन्स्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी, मतलब एक यूनिवर्सिटी कब बनेगी? जब उसमें कुलाधिपति होंगे, कुलपति होंगे, मेंबर ऑफ द कोर्ट होंगे मतलब सभा के सदस्य होंगे, कार्य परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल ऑफ ईच यूनिवर्सिटी मतलब एकेडमिक को क्या बोलते हैं? विद्या परिषद। ठीक है, इन सभी को मिलाकर क्या बनेगी? एक यूनिवर्सिटी बनेगी। अब मैं सवाल देती हूँ, यदि आपके एग्जाम में सवाल आता है कि यूनिवर्सिटी के गठन के समय कौन कौन शामिल होता है? पहले एक में कुलाधिपति, दूसरे में मेंबर ऑफ कोर्ट, तीसरे में कुलपति, चौथे में मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन। ठीक है, सो डेफिनेटली यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप उसमें सभा को हटा दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन तो उसमें होगा ही होगा। तो नहीं, इसमें मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें विश्वविद्यालय का यदि हम गठन करेंगे तो 1 2 3 4 5 इनको रट लीजिए। ये इनके मिलने से इन सभी को मिलाकर एक यूनिवर्सिटी का गठन होता है। ये धारा 5 में दिया है, विश्वविद्यालय का निर्गमन। ठीक है, बाय द रिस्पेक्टिव नेम बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कि इन सभी को मिलाकर एक यूनिवर्सिटी बनेगी। अब हम धारा 5(1) की बात करेंगे। ये धारा 5 थी। धारा 5 में क्या दिया था? विश्वविद्यालय का निर्गमन। और धारा 5(1) में क्या बताया है? धारा 5(1) में यही कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगी, कौन कौन मिलके बनाएंगे। अब धारा 5(1)(a) की बात करेंगे। तो धारा 5(a) में विश्वविद्यालय के नाम से एक निगम निकाय गठित करेंगे। कौन? कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और सभा। कार्य परिषद, विद्या परिषद के प्रथम सदस्य वे सभी सदस्य जो भविष्य में ऐसे अधिकारी या सदस्य बनेंगे, वे जब तक अपने पद पर रहेंगे संबंधित विश्वविद्यालय के नाम से ही जाने जाएंगे।
अंडरस्टैंड का वही बात है जो मैडम 5.1 में पढ़ी है, वही 5A में पढ़ी है, नहीं। अंडरस्टैंड दैट मीन्स कि यदि किसी को कुलाधिपति से प्रॉब्लम हो रही है कॉलेज के, या कुलपति से प्रॉब्लम हो रही है, या किसी चीज़ को लेके बहस हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि फीस ले ली है, ये कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप किस पर मुकदमा करोगे? आप कुलपति पे नहीं करोगे, कुलाधिपति पे नहीं करोगे, सभा पर नहीं करोगे, आप डायरेक्ट इन ये सभी किसके नाम से जाने जाएंगे? विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाएंगे। यदि कोर्ट पर केस लगाओगे इनके खिलाफ तो आपको विश्वविद्यालय का नाम यूज करना पड़ेगा, ना कि पर्सनली इनको टारगेट करोगे आप, नहीं। आपका जो आप कोर्ट जाएंगे यदि, तो इन सभी पर, ये सभी किसके नाम से जाने जाएंगे? विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाएंगे। ये धारा 5.1 में बताया है। अब धारा 5.2 में क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकारी एक सामान्य कॉमन सील होगी। दैट मीन्स कॉमन सील, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कॉमन सील। जैसे मैं रानी दुर्गावती से पास आउट हूँ, ठीक है, तो मेरी हर मार्कशीट में सील किसकी लगी है? मैं किस यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से, ठीक है। तो वो कॉमन सील क्या कहलाएगी? उसके उत्तराधिकार के बारे में बात करेगी। तो धारा 5.2 किसकी बात करती है? कि विश्वविद्यालय का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो एक सामान्य सी कॉमन सील, मतलब कि उसका सील जहां जहां होगा, दैट मीन्स वहां विश्वविद्यालय उपस्थित है कागज में। दैट मीन्स उसको आप कह सकते हो, यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो समझ पाओगे, ये कहलाता है, समझ लीजिए कि उसका वो एक व्यक्ति की तरह काम करता है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको यहाँ क्वेश्चन रेज होना बताना भूल गई। यहाँ पर यदि पूछा जाए कि विश्वविद्यालय क्या कहलाता है? सरकारी संस्था कहलाती है, गैर सरकारी संस्था कहलाती है, प्राइवेट संस्था कहलाती है, या कॉरपोरेट संस्था कहलाती है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर करके बताइएगा कमेंट में। यदि कमेंट में आंसर आते हैं तब मैं इसका आंसर अपने दूसरे वीडियो में दूंगी। मैंने आपसे पूछा कि विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है वो क्या कहलाएगी? सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था, या कॉरपोरेट बॉडी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन मैंने दिया है। द यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेट बॉडी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, कमेंट करके मुझे आंसर जरूर दीजिएगा, तब मैं इसका आंसर आपको दूसरे वीडियो में दूंगी, ठीक है। ये आपके लिए कमेंट के तौर पे मैंने छोड़ दिया है। धारा 5.2 में हम किसकी बात करेंगे? कॉमन सील की। विश्वविद्यालय इसी नाम से मुकदमा कर सकेगा, और इस पर भी मुकदमा किस नाम से कर सकेगा? जो कॉमन सील होगी उसमें उसका नाम मेंशन होगा, ठीक है। धारा 5.4 की बात करेंगे। 3 में कुछ ऐसा नहीं होगा जो इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए मैंने धारा 5.4 डायरेक्ट ले लिया है। धारा 5.4 में क्या होगा? विश्वविद्यालय का मुख्यालय, हेडक्वार्टर द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट स्थान पर स्थित होगा। दैट मीन्स कि यदि पूछा जाए कि यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर की बारे में किस धारा में बात की गई है, तो धारा 5.4 में यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर की बात की है। यू डोंट अंडरस्टैंड, इसको यदि समझना हो तो जैसे जबलपुर विश्वविद्यालय है, जबलपुर में भी आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ले लीजिए। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में किस किस जिले के बच्चे पढ़ सकते हैं? कटनी है, मंडला है, और इसका क्षेत्राधिकार की जो सीमा होती है ना, जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मान लीजिए आप एक छोटा सा ले लीजिए, इसमें मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ अभी। जैसे मान लीजिए रानी दुर्गावती है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर में है। उसके अंतर्गत जितने भी 4 जिले आते हैं, वो 4 जिले के बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी जितने भी काम है, जैसे उन्हें अपनी डिग्री लेनी है, सर्टिफिकेट लेना है, या कोई भी काम कराने, जबलपुर ही आना होगा। और वो हेडक्वार्टर में कुलपति का बैठना जरूरी है, रजिस्ट्रार का बैठना जरूरी है। तो विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर की बात की गई है धारा 5.4 में। अब धारा 5.3 के बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ मैंने छोड़ दिया था। धारा 5.3 किस बात के बारे में बात करती है? तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय चल और अचल संपत्ति प्राप्त करने और उसे धारण करने, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए निहित संपत्ति को लीज पर देने, बेचने या हस्तांतरित करने, अनुबंध करने या इस पर अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी कार्य करने हेतु सक्षम होगा। दैट मीन्स कि फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे आपको जो चीजें दिखाई दे रही हैं,
लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, ये संपत्ति है। ये जो है ना, इसने बोला चल और अचल संपत्ति। चल संपत्ति में जो चीज दिखाई दे रही है और जो चीज दिखाई नहीं दे रही है, अचल संपत्ति, उसका भी अधिकार किसके अंडर में आएगा? विश्वविद्यालय के। मतलब वो अपनी कोई भी जमीन को बेच सकता है, हस्तांतरित कर सकता है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपनी किसी भूमि को लीज पर दे सकता है कितने भी सालों के लिए। तो ये उसको अधिकार देती है 5(3), धारा 5(3). धारा 5 में पहला था धारा 5 जिसमें विश्वविद्यालय का निर्गमन की बात हुई है। धारा 5(1) में विश्वविद्यालय में, धारा 5(1) में क्या बताया गया है कि कितने लोगों से यूनिवर्सिटी बनेगी, ठीक है। उसके बाद धारा 5(1)(a) में है कि ये कुलाधिपति है, कुलपति है, ये सभी किस नाम से जाने जाएंगे? तो विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाएंगे। 5(2) किसकी बात करती है? कॉमन सील की बात करती है। 5(3) में सारे अधिकार आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी को मिल जाते हैं, उसकी चल अचल संपत्ति को धारण करने का, किसी संपत्ति को लीज पर देना है, बेचना है, हस्तांतरित करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये सारी चीजें किस अधिकार क्षेत्र किसके तहत इसको मिलते हैं? धारा 5(3) के तहत। 5(4) में क्या है? हेडक्वार्टर की बात हुई है, ठीक है। और ये हो गया, समझ लीजिए, धारा 5 जो है 5(1) से लेके 5(4) तक है, ठीक है। अब धारा 6 भी पढ़ लेते हैं, छोटी सी है, पावर ऑफ यूनिवर्सिटीज। पावर ऑफ यूनिवर्सिटी की बात किसमें की गई है? धारा 6 में की गई है। धारा 6(1) क्या बात करती है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना, शोध की व्यवस्था करना और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देना, ये सभी के बारे में किसमें बात की गई है? धारा 6(1) में बात की गई है। धारा 6(2) में, ये महत्वपूर्ण है, धारा 6(2) जो है ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में समझ लीजिए। पत्राचार और अन्य पाठ्यक्रमों के माध्यम से उन व्यक्तियों को शिक्षा देने जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, परंतु राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित नहीं करेगा। दैट मीन्स कि यदि किसी विश्वविद्यालय को अपने इस विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित करना है तो इसके लिए उसे किससे अनुमति लेनी होगी? राज्य सरकार से इसकी अनुमति लेनी होगी। बिना राज्य सरकार की अनुमति के आप विश्वविद्यालय में पत्राचार का पाठ्यक्रम संचालित नहीं कर सकेंगे। ये बात किसमें मेंशन की गई है? धारा 6(2) में मेंशन की गई है। इसके बाद